Hi everyone, my name is Ravish and welcome back to yet another lecture. In this video, we are going to solve 100 MCQs. अब आपका जो यूनिट 1 है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर जेकेपीएससी इसके कुछ MCQs हम लोग करने वाले हैं। तो ये एक तरह से मॉक टेस्ट है। नाउ मॉक टेस्ट जैसा हम लाइव क्लास में किया करते थे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी करना है। आई विल गिव यू कुछ समय दूंगा, मैं एक्स्ट्रा समय दूंगा। यू विल हैव टू फाइंड द आंसर्स और आपको एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना है और पेन और पेपर के साथ पेपर के ऊपर आपको लिख देना है 1 to 100 और जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं प्लीज मार्क एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, ये ऑफलाइन क्लास है, लेकिन मैं क्वेश्चंस के जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे आपके वो सारे के सारे कमेंट्स में मैं पढ़ूंगा कि किन के कितने बन रहे हैं, किन के कितने बन रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज देखो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। अगर आप लोग तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन जिस तरह से बना रहा हूँ आपके कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। अच्छा, बिफोर आई कम टू दिस लेक्चर, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। I have compiled more than 15,000 MCQs for you all for JKPSC, है ना, जहाँ पे आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 सबके MCQs मिलेंगे। और इट इज़ ओवर 15,000, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास MCQs हैं। और इसका जो ऑफर प्राइस है वो 999 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। और यू कैन सिंपली टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, वेर एवर यू वांट टू। ठीक है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एंड मैंने इस तरह से इसको मेथोडिकली क्रिएट किया है कि आपके सारे के सारे यूनिट्स एक एक राइटर कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज में। किसी किसी राइटर पे तो 200 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, 200, 150, है ना, मे बी 250, इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स बैक टू द लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं ये एमसीक्यूज सीरीज। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वैसे ही करके हम जितने भी यूनिट्स हैं 7 के 7 यूनिट्स के ऊपर एमसीक्यूज लाने वाले हैं एंड आई विल अपलोड ऑल द एमसीक्यूज और उसको आप लोग को फिर बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशियो स्टडी at imperi, which means the transfer of learning and power, is most crucial for understanding the literary self consciousness of which period, which saw itself as the inheritor of classical greatness. ओल्ड इंग्लिश पीरियड देखता है, मिडिल इंग्लिश, ऑगस्टन एज या फिर रोमांटिक एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर वुड बी ऑफ कोर्स सी, दी ऑगस्टन एज, क्योंकि ऑगस्टन एज वाज द एज जो कि क्लासिकल ग्रेटनेस को कॉपी करने की, इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और ऑगस्टन एज को क्या कहते हैं? न्यू क्लासिकल एज, इनलाइटनमेंट, है ना। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लिटरेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी was famously articulated by T.S. Eliot to diagnose a perceived rupture in English poetry that began in the early 16th century with the Reformation, mid 17th century with the poets of Donne and Herbert, late 18th century with prose pre-romantics या फिर early 20th century with Georgians। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर, हाँ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप लास्ट में आप लोग लिखते रहना कि हाँ ये इसके आंसर सही है, इसके आंसर गलत है। लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका मिड 17th सेंचुरी विद पोएट्स ऑफ डॉन एंड हर्बर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म इन्होंने कॉइन किया था वो कॉइन किया था मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे यूनिफाइड ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट के बारे में बातें की थी उन्होंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द ग्रेट वॉवल शिफ्ट fundamentally altered the pronunciation of English, creating a disjunction between spelling and sound. Its primarily impact is most evident when comparing the language of the Beowulf poet and Langland, the Chaucer and Shakespeare, Shakespeare and Pope या फिर Pope and Wordsworth। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर एंड पोप। अब देखो शेक्सपियर के समय
वैसे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आपके मिडिल इंग्लिश में ही हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा एविडेंटली आपको देखने को मिलेगा स्पेलिंग में, डिसजंक्शन बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड में, शेक्सपियर और पोप के बीच में। शेक्सपियर में रिफाइन होना शुरू होता है और पोप के समय में बिल्कुल रिफाइन हो जाता है, मतलब रिफाइन हो जाता है प्रोनाउंसिएशन वगैरह। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म sprezzotra, crucial to Renaissance courtly literature, was imported into English literary culture primarily through the translation of Machiavelli the Prince, Castiglione the Book of Courtier, Aristos, Orlando Furioso और Petrarca Canzeri। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा Castiglione's The Book of the Courtier. B is the correct answer. This term, Sprenzutra, crucial to Renaissance courtly literature, was imported into English literature, yeah, English literary culture primarily through the translation of Castiglione's The Book of Courtier. This is very important work. की कह सकते हैं कि टर्म है जो उन्होंने कॉइन किया था कोर्टली मैनर्स के बारे में, किस तरह से कोर्ट का जो मैनर होता है, किस तरह से कोर्ट में लोगों को होना होता है, रहना होता है ना, उसके ऊपर उसको उसको इन्फ्लुएंस किया था, मतलब या उसको ब्रिंग किया था, उसको लाया था कहाँ पे, इंग्लिश कोर्ट के अंदर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द ट्रांसलेशन फ्रॉम द प्राइमरली पेट्रोनिस बेस्ड लिटरेरी इकोनॉमी टू द मार्केट ड्रिवन वन centered on publishers and the public is most clearly marked by the career of Edmund Spencer, John Milton, Alexander Pope या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर क्या होगा? कहते हैं पब्लिशर एंड द पब्लिक। आई वांट यू टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, क्योंकि दीज आर डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, मिड से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने जितने भी एमसीक्यूज आप लोग को दिए हैं, 15,000 प्लस एमसीक्यूज, है ना, जिनको लेना है 15,000 एमसीक्यूज, आप लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 999 उसका कॉस्ट है। बहुत अच्छे से, बहुत ही मेथोडिकल तरीके से मैंने उस एमसीक्यूज को प्रिपेयर किया है, आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है वो। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिड से डिफिकल्ट लेवल के हैं, उससे भी नेक्स्ट लेवल हाई के क्वेश्चंस हैं, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में लेके आऊंगा, है ना, सीरीज की तरह लेके आऊंगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं। चलिए ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? अलेक्जेंडर पोप, सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 6. The development of the historical novel by Sir Walter Scott is most in depth in which philosophical shift? Lockean empiricism, Cartesian rationalism, Scottish enlightenment and historiography या फिर Hegelian dialects? मैंने पढ़ाया है क्लास में। राइट आंसर होगा स्कॉटिश इनलाइटनमेंट एंड हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि मुझे याद है ना, हमें याद है कि सर वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवल लिखते थे, एंड ही इज फेमस फॉर राइटिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स ओनली, है ना, जैसे आइवन हो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Next, the shift of the mimetic theory of the art as a mirror of reality, to an expressive theory as an overflow of the artist's feeling, is the defining characteristics of the transition from Renaissance to Neoclassicism, Neoclassicism to Renaissance, Romanticism to Victorianism, या फिर Victorianism to Modernism। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर वुड बी बी। क्या कह रहा है? द शिफ्ट ऑफ द माइमेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट एज अ मिरर ऑफ रियलिटी टू एन एक्सप्रेसिव थ्योरी। तो न्यू क्लासिकल से रोमांटिक में ट्रांजिशन कर देखने को मिलता है, क्योंकि रोमांटिक में क्या होता है, पर्सनल फीलिंग, आर्टिस्ट की फीलिंग की बात होती है, ओवरफ्लो ऑफ नेचुरल फीलिंग। जब शेक्सपियर, जब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना, द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग, ये जो ओवरफ्लो है आर्टिस्ट की फीलिंग की, इसके बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्थेटिक प्रिंसिपल ऑफ गुड पिक्चरा पोएसी, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। एज अ एज इज पेंटिंग सो इज पोइट्री वाज अ डोमिनेंट क्रिटिकल डॉक्ट्रिन ड्यूरिंग विच एरा? द रेनेसा, द रेस्टोरेशन, द ऑगस्टनेट्स, द रोमांटिक एज। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसकी मीनिंग पूछने के लिए आया था यूजीसी नेट में, लेकिन क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 8 का? Yes, A is the correct answer. The Renaissance is the right answer. Next question. The closure of the theatre in 1642, marking a significant caesura in English dramatic history, was a direct result of the execution of Charles I, an ordinance passed by the Puritan dominant parliament, या फिर the Great Plague of London, या फिर the decline of the public interest। क्या होगा right answer? 1642 में सारे के सारे थिएटर क्यों बंद कर दिए गए थे, या क्यों बर्न कर दिए गए थे?
है ना, विच इज अ सिग्निफिकेंट सीजुरा, सीजुरा का मतलब ब्रेक, राइट आंसर होगा बी। एन ऑर्डिनेंस पास बाय द प्यूरिटन डोमिनेंट पार्लियामेंट, और प्यूरिटन डोमिनेंट पार्लियामेंट का जो मेंबर था वो कौन था, ऑलिवर क्रॉमवेल की सरकार थी उस समय। Next question. The rise of literary criticism as a distinct genre for public audience is best exemplified by the prose works of Philip Sidney, Ben Jonson, John Dryden, Samuel Johnson. क्या होगा राइट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी माने जाते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन 11 कहता है, इन द इलिटरेटिव रिवाइवल पोएट्स कॉन्शियसली रिजेक्टेड फ्रेंको नॉर्मन सिलेबिक मीटर, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल वर्क ऑफ दिस मोमेंट? सर गोएन एंड द ग्रीन नाइट का, पायर्स प्लोमन का, पर्ल का, या फिर हैवलॉक द डेन का? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा सर पायर्स प्लोमन, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पायर्स प्लोमन है वो लिखा हुआ है एक तरह से एलिटरेटिव रिवाइवल वर्स में, है ना। क्वेश्चन में 11 का बी, हाँ, पायर्स प्लोमन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Ricardian poets like Chaucer, Gar, Langlet, या Gawain poets are so named for writing during Richard II reign. What capsulates, what conceptual problem most preoccupied all four? The legitimacy of Lancastrian succession, the nature of just governance and the social contrast, the theological implications of Lollard heresy, या फिर the aesthetic value of dream vision poetry? क्या होगा राइट आंसर? रिकार्डियन उसको बोलते हैं, याद रखना आपको, रिकार्डियन पोर्ट्स अगर कहेंगे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो चौसर, गॉर, लैंगलन, गन, ये सारे के सारे पोर्ट्स थे, क्योंकि उसमें रिचर्ड द सेकंड रेन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? द नेचर ऑफ जस्ट गवर्नेंस एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट question 13, what is the primary thematic function of the bob and wheel in Sir Gawain and the Green Knight? To summarize the preceding alliterative stanza, to provide a lyrical interlude shifting the tone, to offer a mnemonic or moral comment that refrains the action, या फिर to introduce the new character into the narrative? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा सी, द टू ऑफर अ न्यूमोनिक और मोरल कमेंट दैट रिफ्रेंस द एक्शन। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग लास्ट में आंसर नहीं डालोगे, मैं सबके आंसर्स देखूंगा क्योंकि मैंने सबको लाइव क्लासेस में पढ़ाया है, तो मुझे देखना है कि किनके कितने सही हो रहे हैं, है ना। दीज आर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में नीचे डालोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके कितने सही हुए? तो मेक श्योर कि राइट डाउन जो जो आपके जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो आप टिक लगा लो कि ये सारे मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, और लास्ट में आप लिख देना कि इतने में से इतने आपके सही हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जुलियन ऑफ नॉर्विक रिलेशंस, जुलियन ऑफ नॉर्विक्स रिलेशंस ऑफ divine love is the first known book in English by a woman. Her theology is notable for its radical emphasis on the wrath avenging God of Old Testament, the motherhood of God, the necessity of papal authority, या फिर the condemnation of secular learning? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर वुड बी बी, द मदरहुड ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलर्स टेल इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल इज डेफिनेटिव एग्जांपल ऑफ विच con sorry continuational genre, कॉन्टिनेंटल जॉनर? फैब्ल्यू, बर्टन लाई, बीस फीवल, या फिर सेंट्स लाइफ? मिलर टेल जो है चौसर की कैंटरबरी टेल्स में, वो किस तरह का, मतलब कौन से जॉनर में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 15, इट इज रिटन इन फैब्ल्यू। अब फैब्ल्यू पता है ना, ट्रिकी होता है, सेक्सुअल इंट्रिग्यू उसके अंदर है ना, टिपिकली एक तरह से फ्रेंच फैब्ल्यू ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। Next, the concept of gentleness in Chaucer work is best defined as the nobility of birth and lineage, the acquired courtly manners, the inherent moral virtues independent of social ranks, the ability to speak fluent French. क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16,
सी इज द करेक्ट आंसर। इनहेरेंट मोरल वर्च्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल रैंक्स, 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं जॉन गॉर्स कन्फ्यूशियो अमांटिस यूजेस द फ्रेमवर्क ऑफ penitence, confession of the priest of Venus. This complex frame narrative most clearly shows the influence of Boccaccio's Decameron, Ovid's Metamorphoses, the Roman De La Rose, Boethius' Consolations of Philosophy. राइट आंसर क्या होगा? बुथाइस कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, थॉमस मेलोडीज ली मोटा डी ऑथर, one of the first work printed by Caxton, is stylistically significant for its development of euphoristic balance and antithesis, practice prose rhythm, Ciceronian periodical sentences या फिर lyrical effective descriptions। क्या होगा राइट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सोचा है कि आपके जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, है ना, उनमें से एक डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बनाने का, फिर एक इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट और एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक और टेस्ट आएगा जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैं बहुत चीज आपके लिए सोचा हूँ, तो जस्ट स्टे विथ मी, जस्ट वॉच दीज वीडियोस एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं द लोलार्ड हेरेसी एसोसिएटेड विद द जॉन वेक्लिफ had a profound impact on late Middle English literature by encouraging the use of complex allegory to avoid persecution, championing the translation of Bible into the vernacular, prompting Latin as the only appropriate language for theology, inspiring a wave of proto-papal literary works। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर बी, championing the translation of the Bible into the vernacular, है ना। Next, question number 20. The Pearl poets' works like Pearl, Classness, Patience, Sir Gawain are linked by their sophisticated use of rhyme royal stanza, social satire aimed at clergy, typological symbolism and numerology, या फिर French landowners and courtly dictions। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा टाइपोलॉजिकल सिंबोलिज्म एंड न्यूमरोलॉजी, है ना, नंबर्स का यूज करते हैं इसके अंदर। Question number 21. Sir Thomas Waite, major contribution to English poetry was the importations and adaptation of the Petrarchan sonnet, Terza Rima, Ortiva Rima, Spenserian stanza। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑफ कोर्स पेट्रार्कन। जब इंग्लिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जब इंट्रोड्यूस कराई गई थी सोनेट सीक्वेंस को सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरी के द्वारा, स्पेशली थॉमस वेट के द्वारा, तो पेट्रार्कन सोनेट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, in Philip Sidney's Astrophil and Stella, the Stella figures functions primarily as a symbol of divine wisdom, realistic portrayal of a contemporary woman, catalyst for the speaker's self-reflection poetic performance, या फिर political allegory for Queen Elizabeth। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा catalyst for the speaker's self-reflective पोइटिक परफॉर्मेंस, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बेसिकली अपनी वाइफ के लिए लिखा था। एस्ट्रोफिल का मतलब ही होता है स्टार गेजर, और स्टेला का मतलब होता है स्टार, तो स्टार को गेज करने वाला, है ना। तो स्पीकर का खुद के सेल्फ रिफ्लेक्टिव पोइटिक परफॉर्मेंस है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पेंसर्स द फेरी क्वीन इज अ डार्क कंसीट, meaning its allegorical operates on multiple simultaneous level. His primarily stated intention was to fashion a perfect Protestant state, a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline, an image of the Platonic form, a critique of the Elizabethan court। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन अ virtuous and gentle discipline। Next, the university which transformed English drama, which of the following was not a member of this group? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड या फिर बेन जॉनसन, इसमें से कौन नहीं है?
हाँ, बेन जॉनसन नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कभी कभी थॉमस किड को भी नहीं इंक्लूड करते हैं, कभी कभी अगर ऑप्शन में सारे के सारे होंगे और थॉमस किड भी होगा तो आपको थॉमस किड चूज करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, क्योंकि थॉमस किड यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, है ना, फिर भी इनको कंसीडर किया जाता है थॉमस किड को यूनिवर्सिटी विच के मेंबर में, ठीक है। नेक्स्ट, मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस इज पिवटल वर्क ऑफ ट्रेजेडी, its protagonist fatal flaw is best described by the Greek terms hamartia, hubris, anagnosis या फिर मैग्लोफिजिका। क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर फॉस्टस का जो पिवटल वर्क ऑफ ट्रेजेडी है, मतलब डॉक्टर फॉस्टस जो इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, इट्स प्रोटैगनिस्ट फेटल फ्लॉ जो है वो किस तरह से ग्रीक में डिस्क्राइब करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा बी, एरर ऑफ जजमेंट नहीं बल्कि ओवर विनिंग प्राइड, बहुत ही अपने आप को प्राइड फील करता है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 26. Ben Johnson's comedy of humors is based on a psychological theory of personality that ultimately derives from Plato, Aristotle, Galen या फिर Pericles. Question number 26. क्या होगा राइट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गैलन इज द राइट आंसर। Question number 27. कहते हैं, the defining feature of metaphysical conceit as perfected by John Donne is the use of classical illusion, a smooth musical cadence, a violent yoking together of heterogeneous ideas, या फिर a strict adherence to the patriarchal conventions. तो राइट आंसर होगा discordia concourse, which means a violent yoking together the heterogeneous ideas. This is the correct answer. 27 का C is the correct answer. देखो सिर्फ डिस्कोडिया कंसर्न भी दे देगा, है ना, तो भी आपको चूज करना है यही। क्वेश्चन 28. In his defense of poetry, Sidney argues that the poetry is superior to both history and philosophy because it is more divinely inspired, can both teach and delight, is older and more universal, या फिर address more closely to empirical truth। तो राइट आंसर होगा बी, काफी इजी है। Can both teach and delight by presenting an ideal perfected reality। B is the correct answer. Question number 28 का B। Question 29. The Jacobean revenge tragedy, exemplified by Webster's The Duchess of Malfi, is characterized by its atmosphere of optimistic humanism, sentimental pathos, Macbeth violence and profound moral ambiguity, या फिर neoclassical order of resistance। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लास्ट में मुझे जरूर आंसर देना, कमेंट में जरूर लिखना कि आपके इतने सही बने, इतने सही बने, तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि आप ही लिख के लिए मैं बना रहा हूँ ये। तो क्या होगा राइट आंसर 29 का सी, मैकवेयर वायलेंस एंड प्रोफाउंड मोरल एम्बिग्यूटी। क्वेश्चन 30, फ्रांसिस बेकन्स नोआम ऑर्गुनम, और देखो इससे क्या होता है ना कि आपका प्रैक्टिस बनता रहता है, आपको पता रहता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, है ना, इसलिए फ्रांसिस बेकन्स नोआम ऑर्गुनम proposed a new method of acquiring knowledge based on deductive reasoning from first principle, scriptural agresis, inductive reasoning and empirical observation, या फिर न्यू प्लेटोनिक कॉन्टेम्पलेशन। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा इंडक्टिव रीजनिंग। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द एक फादर भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग का, है ना, तो यहीं से इंडक्टिव रीजनिंग की शुरुआत होती है, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन की शुरुआत होती है, इंपेरिसिज्म की शुरुआत होती है। फ्रांसिस बेकन इज वन ऑफ द मेजर इंपेरिसिस्ट फिलोसोफर, और इंपेरिसिज्म फिलोसफी यूजुअली ब्रिटेन से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Next, the prose style known as euphemism, characterized by excessive balance, antithesis, and alliteration, takes its name from a work of Philip Sidney, John Lely, Thomas Nast या फिर रॉबर्ट ग्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर? गुड, जॉन लेली। वैसे एक मॉडर्न एज के राइटर भी ये यूफेमिज्म का बहुत यूज करते थे। इफ यू नो द आंसर्स राइट एंड इन द कमेंट सेक्शन, है ना, आप क्वेश्चन में 31 लिख देना, उसके सामने लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है, ठीक है। क्वेश्चन 32. The Jacobean Mask, for which Ben Jonson wrote Liberty and Inigo Jones, designed sets primarily serve to satirizes the courteous excess, glorify the monarch and the Stuart ideology of divine right, provide the platform for religious dissent, या फिर showcase the talents of child actors। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन में 32 का?
हाँ, राइट आंसर होगा ग्लोरीफाई द मोनार्क एंड स्टुअर्ट आइडियोलॉजी ऑफ डिवाइन राइट। वैसे भी जब आप बिंग जॉनसन के प्लेस पढ़ोगे, मास्क पढ़ोगे, तो उसके अंदर वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ मोनार्की है ना? क्योंकि मास्क का मतलब ये है परफॉर्म करना मोनार्क के सामने, एक तरह से कॉमेडी, मतलब उनको खुश रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी आर द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इट इज sentimental portrayal of virtuous love, witty cynical dialogue and focus of sexual intrigue, use of stock characters from the commedia dell'arte, या फिर didactic moral purpose। क्वेश्चन नंबर 33, क्या होगा राइट आंसर? कहता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी और द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, वो क्या है? विटी है, सिनिकल डायलॉग है, एंड सेक्सुअल इंट्रिग के बारे में है ना? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, John Dryden's Absalom and Achitophel is a masterpiece of political satire using a biblical story to allegorize the Popist plot, execution crisis, glorious revolution, या फिर ग्रेट फायर ऑफ लंद। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का? एब्सलम एंड अचिटोफिल, है ना, किंग और उसके सन की कहानी है। तो राइट आंसर होगा एक्सक्यूशन क्राइसिस, एक्सक्लूशन क्राइसिस। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35, सैमुअल पेपीज डायरी is invaluable for its condor, which was ensured by his use of invisible ink, a personal shorthand, a locked and hidden manuscript, या publication under a pseudonym। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 35 का? यस, टिचोग्राफी, बी इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सनल शॉर्ट हैंड है ना, उसने खुद से लिखा है, डायरी को लिखा है। अब देखो एक चीज और करूंगा मैं, मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, डोंट वरी। बहुत सारी चीजें मैं लेके आऊंगा, मेरे पास बहुत समय कम है, 3-4 दिनों में जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए लाऊंगा। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट सेल्फ कॉन्शियसली इवोक्स एंड रिवाइजेस द क्लासिकल एपिक्स ऑफ होमर एंड वर्जिल, ओविड एंड ल्यूक्रिटिस, पिंडार एंड सॉफो, या फिर हॉरेस एंड जुबिनल। क्वेश्चन 36, राइट आंसर होगा होमर एंड वर्जिल। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37, कहते हैं द रॉयल सोसाइटी इन्फ्लुएंस ऑन प्रोज स्टाइल as advocated by Thomas Part was a demand for rhetorical establishment and Ciceronian sentences, plain, clear and precise style close to mathematical plainness, या फिर the use of Latin for the serious discourse, या फिर ऑप्शन डी a highly metaphorical and elusive style। क्वेश्चन 37, क्या होगा राइट आंसर? बी, a plain, clear and precise style close to mathematical plaininess। B is the correct answer. Next, question 38. Afra Ben's Orinoco is a significant early prose narrative seen as a precursor to the novel and the critique of the institution of monarchy, the hypocrisy of the Church of England, colonialism and the slave trade, या फिर scientific materialism। क्या होगा राइट आंसर? colonialism and the slave trade, काफी इजी क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट, in his an essay of dramatic poesy, Dryden's characters of Neander is generally understood to present the views of Ben Jonson, William Shakespeare, Pierre Corneille, या फिर जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ। क्या होगा राइट आंसर? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट राइट आंसर होगा जॉन ड्राइडन। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 40, William Becherlis, the country wife, is infamous for the China scene. A master class is used of soliloquy, slapstick humor, sustained, double entered, या फिर pathetic fallacy। क्या होगा? विलियम वेचरली द कंट्री वाइफ इज इनफेमस फॉर चाइना सीन। चाइना सीन का क्या मतलब है? उसमें जो कैरेक्टर होता है, जैसे हॉर्नर जो कैरेक्टर है, इज वेरी हॉर्नी, हॉर्नी वर्ड से हॉर्नर बना है ना? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? सस्टेन्ड डबल एंड्योरेंस। सी इज द करेक्ट आंसर। Question 41. कहता है the glorious revolution of 1688 and a major literary impact by causing the closure of the theatre once again, ending pre-publication censorship with the lapse of licensing act of 1695, leading to resurgence of Puritan epic poetry, या फिर making French literary models unfashionable। Question 41, क्या होगा राइट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर।
ending pre-publication censorship with the lapse of Licensing Act of 1695. Next, the proviso scene is a conventional features of restoration comedy in which the hero and heroine declares their love in elevated poetic language. Two witty lovers negotiate the terms of their future marriage. A long a long lost relative is revealed, resolving a plot complications, या फिर a character delivers a final rhyming couplet to summarize the play's model. क्या होगा राइट आंसर? ये जो प्रोविंशियो सीन वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनल फीचर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी के प्रोविंशियो सीन जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट थे. क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा बी, टू विटी लवर्स. हमेशा टू विटी लवर्स के बारे में होगा एंड दे विल नेगोशिएट द टर्म्स ऑफ देयर फ्यूचर मैरिज. बी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज व्हाट प्रोविंशियो सीन मीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कहता है मिल्टन्स एरियोपेजेटिका is a prose work that stands as a foundational text arguing for the execution of King Charles I, the separation of church and state, freedom of the press against the prior restraint या फिर universal male suffrage. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 43 का? सी इज द करेक्ट आंसर. फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द अगेंस्ट प्रायर. मुझे लगता है थोड़ा और समय देना चाहिए आप लोग को क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, है ना? थोड़ा थोड़ा मैं समय और ज्यादा दूंगा. Let me drink some water. Next question. Question 44. कहता है the dominant critical principle of the late 17th century, exemplified by Thomas Rhymer's attack on Othello, was the demand for emotional effect, which is pathos, pathetic justice, and verisimilitude, the celebration of native English genius over classical rules, या फिर psychological complexity in characterization. क्या होगा राइट आंसर? थोड़ा थोड़ा समय दूंगा so that you can think, you can answer. राइट आंसर होगा बी, poetic justice and verisimilitude. Next, Alexander Pope's The Rape of Locke is a mock heroic poem, meaning it parodies a specific epic poem, uses the elevated style and conventions of epic to satire a trivial subject. Option C, tells a heroic story in a deliberate low colical style, या फिर option D, is a bardless that demands its heroic subject. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 45 का? Uses the elevated style and conventions of epic satire a trivial subject, है ना? B is the correct answer. Next, the Graveyard School of Poetry, Gray Young, is considered a precursor to Romanticism because it is focused on satire and urban life, melancholy, morality and the sublime, neoclassical order and reason, या फिर political allegory. क्या होगा right answer? Graveyard School. Now think about the Graveyard School. जैसे थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, है ना? तो मेलैंकोली, मोरालिटी और सबलाइम के बारे में बातें करता है. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737, often seen as a response to the satire of Henry Fielding, had what effect on drama? The encouraged experimental and politically radical plays. It required all new plays to be approved by the Lord Chamberlains, censoring political content, या फिर it subjected the patent theaters leading to a golden age, या फिर it banned women from performing on stage. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 47 का? Yes, B is the correct answer. Question 48. In Jonathan Swift's Gulliver Travels, the Honeymoons presented a society governed purely by passion, tradition, reason, या फिर divine revelation. Question 48. Yes, C is the correct answer. Very good. देखो नेक्स्ट जो इस पे मैं लूंगा यूनिट 1 में, जो नेक्स्ट हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन डेट का करेंगे. उसके बाद हम लोग मैच द फॉलोइंग या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के करेंगे. ठीक है? सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 49. The rise of the novel is linked to formal realism, which emphasizes the representation of particular individual experience in a specific time and place.
use of allegorical characters to represent abstract virtues, adherence to the classical plot structures, या फिर डी फोकस ऑन एरिस्टोक्रेटिक लाइफ एंड हेरोइक डीड्स. क्या होगा क्वेश्चन 49 का? A is the correct answer. Representation of particular individual experience in a specific time and place. Next, Samuel Johnson's A Dictionary of the English Language was groundbreaking because it was the first English dictionary ever compiled. या फिर option B, used illustrative quotations from esteemed author to show words in context. या फिर option C, attempted to simplify English spelling phonetically. या फिर option D, included only words of Anglo-Saxon origins. क्या होगा right answer? Very important. A history of English, a dictionary of English language used illustrative quotations from esteemed authors to show words in context. B is the correct answer. Next question. कहता है, Lawrence Stern's Tristram Shandy radically subverts narrative conventions, reflecting the influence of which philosophical theory of the mind? Cartesian dualism, Hobbesian materialism, Lockean association, या फिर Berkeleyan idealism. क्या होगा राइट आंसर? मैंने बोला था कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाऊंगा. 51 का राइट आंसर क्या होगा? लॉकियन एसोसिएशन. सी इज द करेक्ट आंसर. है ना? मतलब समय के साथ साथ वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है. जब कहते हैं ना माइंड इज लाइक अ tabula rasa, माइंड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट, है ना? वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. सी इज द फ्रॉम आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस. सी इज द करेक्ट आंसर. Question 52. The term Augustan for this period implies a conscious comparison between 18th century Britain and the Athens of Pericles, the Rome of Emperor Augustus, the Florence of the Medici, या फिर the France of Louis 14th. Question 52. Obviously बात है, B is the correct answer. The Rome of Emperor Augustus. Next question. Daniel Defoe's Robinson Crusoe is often read as an allegory of spiritual salvation through grace, the failure of British colonialism, economic individualism, and the Protestant work ethic, या फिर the limit of human reason. Question 53. डेनियल डिफो का जो रॉबिन्सन क्रूसो है किस तरह का एलिगरी है? वो है इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म एंड द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स. सी इज द करेक्ट आंसर. Question 54. The philosophy of Earl of Shaftesbury, proposing an innate moral sense, was significant influence of the 18th century turned towards cynical satire, benevolence and sentimentalism, religious fundamentalism या फिर political radicalism. Question number 54. Right answer क्या होगा? B. Benevolent and sentimentalism. B is the correct answer. Next. In Swift's modest proposal, the persona of a speaker is best described as a compassionate, morally outraged humanitarian, dispassionate, rational, and ruthlessly utilitarian economic projector, या फिर caricature of Swift himself, या फिर native and foolish country gentleman. Question number 55. Yes, B is the correct answer. Dispassionate, rational, and ruthlessly utilitarian economic projector. B is the correct answer. Question 56. John Gay's The Beggar's Opera was theatrical sensation because it satirizes both the government and the genre of restoration tragedy, Italian opera, sentimental comedy या फिर the heroic play. John Gay's Beggar Opera was a theatrical sensation. क्यों था? क्योंकि इटालियन ओपेरा से मतलब इंस्पायर्ड था. ठीक है. B. Question 57. The preface to the lyrical ballad famously calls for poetry to use poetic diction and classical allusion, the language really used by man, an incident from common life, a complex symbolic system based on mythology, the heroic couplet as the ideal metrical form. Question 57. Right होगा answer B. The language really used by man and incidents from common life.
Question 58. Lord Byron's Byronic hero is a character type based defined by cheerful optimism and conventional virtue, arrogant, moody, and rebellious individualism, a humble and pious nature, a passion for social reform and justice. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 58 का? बायरॉनिक हीरो कैसा था? बायरॉनिक हीरो एरोगेंट था, मूडी था, रिबिलियस था, है ना? बी, जिस तरह से लॉर्ड बायरन थे. बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 59. Percy Bysshe Shelley, A Defense of Poetry, argues that poets are the unacknowledged legislature of the world because poetry can directly influence political policy, strengthens the moral and imaginative faculties that are the basis of society, provides a set of rules for ethical behavior, या फिर is a form of divine prophecy. 59 का क्या होगा? Strengthens the moral and imaginative faculties that are basis of society. B is the correct answer. Very good. Question 60. कहते हैं John Keats concept negative capability is the ability to perceive the flaws in all things, dwell in uncertainties, mysteries, doubts without irritable reaching, write poetry that has clear and directing moral purpose, या फिर systematic negate one's own personality. Question 60. राइट आंसर होगा ऑब्वियसली काफी इजी है बी, है ना? ड्वेल करता है अनसर्टिनिटी में, मिस्ट्रीज में, डाउट्स में, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर द रीजंस. और नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके लिए यूज किया गया था? विलियम शेक्सपियर के लिए यूज किया गया था, है ना? तो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 61. विलियम ब्लेक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस shows the two contrary statement of the human soul. The state of experience is characterized by the childlike wonder of spontaneous joy, corrupting influence of the social institutions, reasons and repressed desire, mature synthesis of reason and imagination, या फिर complete rejection of the matriarchal world. Question 61. Right answer? B. Corrupting influence of the social institutions, reasons and repressed desire. B is the correct answer. Next, Collige's distinctions between fancy and imagination is crucial for him. Imagination is the mechanical faculty that resembles existing ideas, tribal and decorative poetic device, living power of prime agent that creates new wholes, या फिर faculty associated with the dream of hallucination. क्या होगा राइट आंसर? Living power prime agent that creates new holes. C is the correct answer. Question 62 का. Next, question 63. Mary Shelley's Frankenstein or the Modern Prometheus is a romantic critique of the ideals of French Revolution, unchecked scientific ambitions and the failure of society's sympathy, the institution of the monarchy, the conventions of the sentimental novel. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 63 का? मैरी शेली का जो फ्रैंकलस्टीन है, द मॉडर्न प्रोमीथियस, अनचेक्ड साइंटिफिक एम्बिशंस एंड द फेलियर ऑफ सोशल सिंपैथी. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 64 कहते हैं द हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट आर credited with providing a completely accurate and factual account of the past event, establishing the novel as a genre, exploring the relationship between individual lives and the broad historical forces, या फिर ऑप्शन सी condemning all form of nationalism, या फिर ऑप्शन डी using history merely as a exotic backdrop for romance. क्वेश्चन 64 क्या होगा राइट आंसर? B. Establishing the novel as a genre, exploring the relationship between the individual lives. आई नो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट है. मैंने बोला था सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, इसलिए इजी डिफिकल्ट सब तरह के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. क्वेश्चन 65. द पीटरलू मैसेकर ऑफ 1819 इन विच cowardly charged a crowd demanding reform inspired which major romantic poem? वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड, कॉलिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, शैली का द मास्क ऑफ एनार्की, या फिर डी बायरन का डॉन जुआन. क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन 65 का पीटरलू मैसेकर ऑफ 1819. अब इससे पता चलेगा पब्लिकेशन से या पीटरलू मैसेकर सेली को इंस्पायर किया था मास्क ऑफ एनार्की लिखने के लिए. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 65 का सी. Next, the structure of Wordsworth's major philosophical poem, The Prelude, is best described as an epic narrative of a historical event,
स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी डिटेलिंग द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, या फिर ऑप्शन सी अ कलेक्शन ऑफ लूजली रिलेटेड लिरिकल बैलेंस, या फिर ऑप्शन डी अ पॉलिटिकल सटायर इन हीरोइक कपलेट्स। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है ना, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, बी। तभी तो वो कहते हैं पोइट के माइंड के ग्रोथ के बारे में प्रिल्यूड है। क्वेश्चन 67, जेन ऑस्टिन्स नॉवेल रिटन ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड align more with the Augustan tradition due to their emphasis on the supernatural and the sublime, the passionate, rebellious individualism, social observation, irony, and moral judgment within the limited sphere, the beauty and the power of the natural world। क्या होगा राइट आंसर? जेन ऑस्टिन के जो नॉवल होते थे क्या होते थे? सोशल ऑब्जर्वेशन होता था, आयरनी होता था, फैमिली ड्रामा होता था, मोरल जजमेंट होता था, और लिमिटेड स्फेयर में वही है फैमिली ड्रामा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 68, द टर्म pentitiocracy, a utopian scheme devised by the young Coleridge and Southey, refers to a plan to establish literary journal dedicated to the radical politics, egalitarian community on the banks of the Susquehanna River. Option C, the new school of poetry based on the classical principle, या फिर ऑप्शन डी political party to represent the working class। क्वेश्चन 68, क्या होगा राइट आंसर? बी, egalitarian community on the banks of the Susquehanna River। Susquehanna River, B। हाँ, क्वेश्चन 69, the condition of England question a the condition of England question, a preoccupation of writers like Carlyle, Dickens, and Gaskell, refers to the state of the British Empire, foreign relations, social and economic problems arising from industrialization, debate over the Church of England's theological directions, या फिर ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन 69, राइट आंसर होगा बी, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट, the dramatic monologue, as preferred by Robert Browning, is a poetic form in which a poet speaks directly to the readers about their own feelings. Single fictional or historical character speaks to the silent listener. Option C, the characters delivers a long speech along on stage, या फिर ऑप्शन डी two speakers engages in philosophical debate। काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या होगा क्वेश्चन राइट आंसर? बी। जस्ट अ सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और क्वेश्चंस बच गए। बेयर विथ मी, आपके एग्जाम के लिए मैं कर रहा हूँ, तो बेयर विथ मी, वॉच इट टिल द एंड, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आई एम बेटिंग यू, मैंने जितने भी एमसीक्यूज बनाए हैं, अगर आपने वो परचेज किया है 15,000 वाला एमसीक्यूज, और प्लस ये जितने भी एमसीक्यूज मैं बना रहा हूँ, सब में अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई योर एग्जाम। मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है। द प्री Raphaelite brotherhood sought to revive the aesthetic principle and intense detail of art before the time of Raphael. They promote a new industrial aesthetics, emulate the style of the French impressionist, या फिर return to the new classical ideals of Augustan age। क्या होगा राइट आंसर? ए होगा राइट आंसर, रिवाइव द एस्थेटिक प्रिंसिपल एंड इंटेंस डिटेल ऑफ द आर्ट बिफोर द टाइम ऑफ रफायल। नेक्स्ट, the central conflict in Tennyson's In Memoriam, AHH, is the struggle between political liberalism and conservationism, religious faith and the doubts raised by evolutionary sciences, the demands of public life and the desire for private retirement, या फिर ऑप्शन डी द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन 72, बी इज द करेक्ट आंसर, religious faith and the doubts of raised by evolutionary sciences। Next question, 73. The multi-plot or serial novel, of a form Dickens mastered, was profoundly shaped by its publications in monthly or weekly installments, initial composition in Latin, distribution through exclusive high-cost subscription services, या फिर adaptation form of pre-existing stage plays। Question 73,
चार्ल्स डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स थे वो सीरियली पब्लिश किए गए थे, तो पब्लिकेशन इन द मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 74, द ऑक्सफोर्ड मोमेंट और ट्रैक्टेरियनिज्म, उसी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ही ट्रैक्टेरियनिज्म कहते हैं, मैंने पढ़ाया है, वाज अ मेजर रिलीजियस controversy that sought to make the Church of England more Protestant and evangelical, reintroduce elements of Catholic rituals and doctrine into the Church of England. Option C, promote a secular rationalist approach to religion. या फिर ऑप्शन डी, reconcile Christian theology with Darwinian evolution. क्वेश्चन नंबर 74 क्या होगा राइट आंसर? B is the correct answer. Reintroduce elements of Catholic ritual and doctrine into Church of England. B is the correct answer. Next, Matthew Arnold's Culture and Anarchy proposes culture as the necessity and anecdote to unchecked industrial capitalism, the decline of British imperial power, raw, unguided individualism and class-based self-interest, and option D, the influence of German philosophy. Question number 75. क्या होगा राइट आंसर? Raw, unguided individualism and class-based self-interest. C is the correct answer. ठीक है? Next, question number 76 कहते हैं जॉर्ज एलियट्स मैरी एंड इवांस ब्रांड ऑफ रियलिज्म इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स, मतलब जॉर्ज एलियट का ही नाम मैरी एंड इवांस था, उनके जो रियलिज्म थे, मतलब उनके जो वर्क थे, क्या कहते हैं, फोकस ऑन द सेंसेशनल प्लॉट एंड ड्रामेटिक इवेंट्स, deep psychological analysis and exploration of moral development, satirical critique of aristocratic society, या फिर use of fantasy and the supernatural. Question number 76 कहता है जॉर्ज एलियट्स मैरी एंड इवांस ब्रांड ऑफ रियलिज्म इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स what? Yes, B is the correct answer. Next, the aesthetic moment of the late Victorian period associated with Oscar Wilde and Walter Pater is best summarized by the slogan art for art's sake, art for the people's sake, art for art's sake, या फिर art for the morality sake. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर? आर्ट फॉर आर्ट सेक या फिर आर्ट फॉर ऑल आर्ट. क्वेश्चन नंबर 78, John Stuart Mill's On the Subjunction of Women was a radical text for its time, arguing that the social inequality of women was a biological fact, a relic of past and hindrance to the human progress, a divine ordinance, या फिर necessary for social stability. Question number 78. B is the correct answer. The relic of the past and the hindrance of human progress. Question 79. Gerard Manley Hopkins, whose poetry was not published until 1918, developed a unique metrical system called blank verse, free verse, sprung rhythm या फिर quantitative meter. राइट आंसर क्या होगा? स्प्रंग रिदम. मैंने एक्सप्लेन किया स्प्रंग रिदम एक नेचुरल फ्लो होता है. क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. In Thomas Hardy's novel, The Landscape of Wessex functions as a picturesque backdrop of romantic plots, powerful, often indifferent or hostile forces that shapes characters' tragic destinies, an allegory of England's industrial decline, या फिर ऑप्शन डी, symbol of social progress and order. क्वेश्चन में 80. बी होगा इसका राइट आंसर. Powerful, often indifferent or hostile forces that shapes characters' tragic destiny. B is the correct answer. Next, the literary technique of a stream of consciousness attempts to represent the objective chronological sequence of events, total range of characters' awareness and thoughts progress, narrator's moral judgment of the characters, या फिर ऑप्शन डी, dialogue between two or more characters. क्वेश्चन नंबर 81. Stream of consciousness में क्या होगा? Total range of characters' awareness and the thought process. B is the correct answer. Next, T.S. Eliot's The Wasteland is famously characterized by its use of a single consistent narrative voice, simple pastoral imagery, fragmentation, illusion, and juxtaposition of multiple voices, या फिर a traditional linear plot structure. Question 82.
काफी इजी है। क्या होगा राइट आंसर? फ्रेगमेंटेशन, illusion and the juxtaposition of the multiple voices. Next, Virginia Woolf and the Bloomsbury Group were united by an interest in the philosophy of Karl Marx, Friedrich Nietzsche, G.E. Moore या फिर Sigmund Freud. Right answer C. G.E. Moore. Question 84. The Imagist movement, led by Ezra Pound, advocates for the use of abstract language and complex philosophy ideas, direct treatment of the thing, economy of language, and composition of musical phrases. या फिर ऑप्शन सी, return of traditional forms like the sonnet and the villainy. या फिर ऑप्शन डी, long narrative poems with a clear moral message. क्या होगा क्वेश्चन 84 का राइट आंसर? Yes, B is the correct answer. Direct treatment of thing, economy of language, and the composition of musical phrase. Question 85. James Joyce's Ulysses is structured as a complex parallel to Homer's Odyssey, an example of what T.S. Eliot called the objective correlative, dissociation of sensibility, mythical method, या फिर impressional theory of poetry. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 85 का? जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है इज स्ट्रक्चर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स पैरेलल टू होमर्स ओडिसी विच इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टीएस इलियट कॉल्ड मिथिकल मेथड. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है. मिथिकल मेथड. क्वेश्चन में 86. W.B. Yeats' later poetry is profoundly influenced by his development of a system of cynical history and mystical symbolism outlined in a vision. B. Strict adherence to the principle of imagism. Option C. Devout एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थियोलॉजी या फिर कमिटमेंट टू मार्क्सिस्ट थियोलॉजी. क्वेश्चन में 86 क्या होगा राइट आंसर? A is the right answer. System of cynical history and mystical symbolism outlined in a vision. Next, D.H. Lawrence's novel are primarily concerned with exploring the social manners of the English upper class, dehumanizing effect of industrialism, and the repression of the instinctual life, the intricacies of political power, या फिर डी हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. क्वेश्चन में 87 क्या होगा राइट आंसर? B is the correct answer. Dehumanizing effect of the industrialism and the repression of the instinctual life. Next, Make It New was the famous extortion of which central figure of modernism? T.S. Eliot, Virginia Woolf, Ezra Pound या फिर W.B. Yeats. बहुत इजी है. C. Ezra Pound. Next, the Georgian poets, popular just before World War I, were seen by the modernist and representative of a radical innovations, bold formal experimentations, tired conventional and sentimental English pastoral traditions, या फिर dangerous French symbolic influences. Question 89. राइट आंसर क्या होगा? सी होगा. ठीक है, जॉर्जियन पोइट्स का राइट आंसर सी होगा. क्वेश्चन में 89 का सी. क्वेश्चन में 90. Joseph Conrad's narrative technique is notable for its use of an omniscient, godlike narrator, a direct, straightforward chronological account, framed narrative, and unreliable narrators which complicate access to the truth, the stream of consciousness of a single character. Question 90. Right answer होगा frame narrative and unreliable narrators which complicate access to the truth. C is the correct answer. Question number 91. T.S. Eliot's concept of objective relative uh, refers to a set of objects or events which shall be the formula of the particular emotions, symbol that is universal, unchanging meaning, या फिर poetic direct expression of their personal feelings, या फिर statistical measures of poems emotional impact.
क्वेश्चन नंबर 91, set of object or events which shall be the formula of the particular emotions is the correct answer. Next, the theater of the absurd is characterized by realistic plot of psychological coherent characters, illogical dialogue of situations reflecting a sense of existential confusion, या फिर ऑप्शन सी a clear didactic or political message, या फिर ऑप्शन डी the use of traditional verse form. ये जो थिएटर ऑफ absurd है is characterized by what? क्वेश्चन नंबर 92. तो illogical dialogue and situations reflecting a sense of existentialism. B is the correct answer. Question number 93. A key distinction between modernism and postmodernism is that while modernism often laments fragmentation, postmodernism frequently seeks to restore a pre-modern sense of order, या फिर celebrates fragmentation, play and prestige, या फिर ignores the issues of fragmentation entirely, या फिर finds unity in political action. Question number 93. बस कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं. Celebrates fragmentation, play and pastiche. B is the correct answer. Question 94. The term pastiche is used in postmodern theory, refers to a respectful imitations of a previous style, a satirical of mocking imitations, the blank neutral imitation or collage of multiple styles, या फिर D of the creation of the entirely original artistic style. Question number 94. C is the correct answer. The blank neutral imitations or collage of multiple style. Question 95. A metafiction is a work of fiction that is based on a historical events, self-concisely draws attention to its own status as a fiction artifact. Option D belongs to the genre of science fiction, या फिर has a sequel. Question number 95. B is the correct answer. Consciously drawn draws attention to its own status as a fictional artifact. Question 96. Jean-Francois Lyotard defined the postmodern condition as a incredulity towards scientific progression, meta-narratives, reality of external world, emotional expression. देख के ही लग जाएगा राइट आंसर क्या है 96 का बी मेटा नैरेटिव्स टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स है ना मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है क्वेश्चन 97 द एंग्री यंग मैन of 1950s British theatre and fiction, John Osborne या फिर Kingsley Amis expressed nostalgia for the British Empire, disillusionment with the post-war warfare, state and class system. Option C, an interest in avant-garde formal experimentation, a strong commitment to the monarchy. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 97 का? B is the correct answer. 98. Tom Stopper's play Rosencrantz and Guildenstern Are Dead is quintessential postmodern. It is creation of heroic original protagonist, deconstruction of the canonical text, realistic depiction of the country life, या फिर address to the classical unities. तो right answer क्या होगा? Deconstruction of the canonical text Hamlet by focusing on its marginal characters. B is the correct answer. है ना यहाँ पे हैमलेट ब्रैकेट में नहीं भी देगा आपको एग्जाम्पल बट फिर भी राइट आंसर क्या करना है क्योंकि रोजनक्रेंस एंड गिल्डेस्टर्न जो थे वो माइनर कैरेक्टर थे हैमलेट में और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी कहानी को दोबारा से डिकंस्ट्रक्ट की गई थी क्वेश्चन नंबर 99 द पोस्ट colonial लिटरेचर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद सेलिब्रेटिंग the benefits of colonial rules, examining and challenging the legacy and ongoing effects of colonialism, arguing for the cultural superiority of the West, या फिर writing fictions that has no connections of history or politics. क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 99 का? B. Examining and challenging the legacy of the ongoing effect of the colonialism. Next. The novels of Salman Rushdie, particularly Midnight Children, are prime example of minimalism, social realism, magic realism या फिर naturalism. काफी easy question है question 100. C is the right answer. Very good. Next. अब दो चार क्वेश्चन और रह गए हैं. The concept of the death of the author, articulated by Rolla Barthes, implies that the meaning of the text is dictated by the author's intention, generated by the readers in the act of reading, या फिर fixed and eternal. Question number 101.
राइट आंसर होगा जनरेटेड बाय द रीडर्स इन द एक्ट ऑफ रीडिंग, बी। नेक्स्ट, द पोएट्री ऑफ फिलिप लार्किन, लीडिंग फिगर ऑफ द मोमेंट, is characterized by its mythological complexity and elusiveness, plain spoken, anti romantic, and often pessimistic tone. C. Lyrical celebration of nature and formal experimentation of the free verse. क्या होगा राइट आंसर? Plain spoken, anti romantic, often pessimistic tone. B is the correct answer. Historiographic metafiction, a term coined by Linda Hutchinson, describes postmodern novelists that presents historical event with complete factual accuracy, both fictionalize history and cautious that very possibility of objectively representing the past, ignore historical entirely, ignore history entirely in favor of fantasy, and often argue that history is a sort of inevitable progress. Question 103. Right answer is B. Next and last question. The concept of hyperreality form of theorist Jean Baudrillard suggested that in a media saturated society, meaning becomes more stable and clear. The distinctions between the sign and the reality it reflects to collapse. Art becomes more politically effective. या फिर ऑप्शन डी, ट्रेडिशनली नैरेटिव गेन मोर पावर, ट्रेडिशनल नैरेटिव्स गेन मोर पावर। क्वेश्चन 104, राइट आंसर क्या होगा? The distinctions between the sign and the reality it refers to collapse. B is the correct answer. That's all for today. Now please write down your answers in the comment section कि आपके कितने सही हुए। मैं 12 से 13 लोग रेगुलर रहते थे और 20 के आसपास लोग रेगुलर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब आंसर दें कि आपके कितने गलत हुए कितने सही हुए, है ना, एट दी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। चलो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन को इंगेजिंग बनाओ। मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ूंगा ताकि मुझे पता चलता रहे, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा नहीं, तो फिर भी मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग का प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। और मैं बीच बीच में कभी कभी लाइव आ जाया करूंगा। तो दैट्स ऑल। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इसी तरह से मैं MCQs डेली 2 बजे पोस्ट किया करूंगा, पोस्ट कर दिया करूंगा, ऑटोमेटिक पोस्ट मतलब अपलोड होता रहेगा। आप 2 बजे आके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।